Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with our new lecture. So today we will learn about anti-arrhythmic drug. एंटी एरिथमिक ड्रग हमारे पास वो ड्रग्स होती हैं जो एरिथमिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। सो एरिथमिया हमारे पास क्या है, किस वजह से कॉज होता है, इनको पढ़ने के लिए हमें हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी कि एक्शन पोटेंशियल और ईसीजी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही हमारे पास पार्टिसिपेट करती हैं हार्ट के नॉर्मल रिदम में। सही। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिथमिया से। एरिथमियाज हमारे पास डिसरिथमियाज भी कहलाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले उसको देखते हैं। सो डेफिनेशन है एनी कार्डिक रिदम दैट इज़ नॉट नॉर्मल साइनस रिदम। सो कोई भी कार्डिक रिदम जो हमारे पास क्या नहीं है, नॉर्मल साइनस रिदम नहीं होता, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एरिथमियाज कहलाता है। अब जो हार्ट का नॉर्मल रिदम है उसको समझने के लिए आई एम ड्राइंग अ हार्ट। सपोज़ ये हमारे पास एक ह्यूमन हार्ट है और ये आपके पास क्या है, एट्रियम है यहाँ पे, और ये है आपके पास वेंट्रिकल। सही। सो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, SA नोड प्रेजेंट होती है। अब इस SA नोड का काम क्या होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इम्पल्स जनरेट करती है जो कि आगे जाके ट्रिगर करती है एक्शन पोटेंशियल को, और ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से मूव करता हुआ आपके पास यहाँ AV नोड तक आता है, और AV नोड से आपके पास क्या होता है, यहाँ कंडक्शन सिस्टम होता है, और यहाँ से मूव करता हुआ ये यहाँ तक जाता है और क्या करवा देता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवा देता है। अब SA नोड का काम है इम्पल्स को जनरेट करना। सो ये हमारे पास कहलाता है नॉर्मल साइनस रिदम। अब इसकी इम्पल्स की जनरेशन में कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है ऐसे नोड के इम्पल्स जनरेट करने में, सो हमारे पास क्या कॉज हो जाता है, एरिथमियाज कॉज हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉब्लम विद द रेट ऑफ हार्ट बीट और प्रॉब्लम विद द रिदम। सो हमारे पास नॉर्मल हार्ट बीट होती हैं 72 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 भी नॉर्मली होती हैं। अगर इनसे ऊपर नीचे रीडिंग्स आ रही हैं तो क्या है, हार्ट बीट हमारे पास नॉर्मल नहीं है, हार्ट बीट का रेट नॉर्मल नहीं है, ये भी हमारे पास एरिथमियाज की कंडीशन में आता है। या फिर रिदम आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि रिदम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सो ये भी एरिथमियाज ही है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो मेन दो रीज़न हैं वो हैं एबनॉर्मेलिटीज़ इन द इम्पल्स फॉर्मेशन। अब ये ऐसे नोड यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो इस इम्पल्स की जनरेशन में फॉर्मेशन में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, सो हमारे पास ये क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑटोमेटिसिटी कहलाता है। अब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास ये एरिथमिया कॉज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन इन द मायोकार्डियम। सो ये क्या है, मायोकार्डियम है हमारे पास। इसके ये जो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा कंडक्शन सिस्टम है, जो बंडल ऑफ हिस्स है, यहाँ बंडल्स ऑफ ब्रांचेज होती है, ये परकिंजी फाइबर्स होते हैं। इस पूरे कंडक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, तो ये एरिथमियाज कॉज कर देगा। अब हमारे पास एक बात आती है कि SA नोड खुद ब खुद कैसे इम्पल्स जनरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो इसको पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे हार्ट के अंदर जो कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसा कि SA नोड है आपके पास, ये सेल्फ एक्साइटेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। सेल्फ एक्साइटेशन क्या है कि ये खुद ही इम्पल्स जनरेट करेंगे। इनकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होंगी जिनकी वजह से इम्पल्स जनरेट होगी, और उसके बाद क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। सो हमारे पास हार्ट बीट के अंदर मेनली दो टाइप के सेल जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। सो पहले सेल होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। सो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स का क्या काम होता है, जब यहाँ तक आपके पास एक्शन पोटेंशियल रीच कर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन में कहीं मसला आया तो हार्ट बीट में मसला आ जाएगा आपके पास। और दूसरे सेल्स होते हैं कंडक्टिंग सेल्स। तो कंडक्टिंग सेल्स आपके पास क्या है, ऐसे नोड से लेकर ये परकिंजी फाइबर्स तक जितने आपके पास फाइबर और सेल्स आएंगे, ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टिंग सेल्स कहलाते हैं। सो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मल हार्ट बीट में। अब अगर इन दोनों सेल्स की वर्किंग में कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है, सो ये हमारे पास क्या कॉज करवा देंगे, एरिथमियाज कॉज करवा देंगे। सो अब हम सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड पे किस तरीके से होता है आपके पास, और ये एक्शन पोटेंशियल ये जो मायोकार्डियम के सेल्स होते हैं, मायोसाइट्स, सपोज कर लें यहाँ पे ये एक सेल है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, क्योंकि अभी पढ़ा है कि SA नोड जनरेट करती है इम्पल्स नेचुरली, इसे हम नेचुरल पीस मेकर भी कहते हैं, और ये प्राइमरीली हार्ट में इम्पल्स जनरेट करती है। सो
सो इस ऐसे नोड के मेम्ब्रेन में कहीं ना कुछ चेंजिंग्स तो होंगी, जिसकी वजह से ये विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपके पास इम्पल्स जनरेट कर रहा है। सो इसको पहले रीड करेंगे हम कि इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है, इसकी मेम्ब्रेन में क्या चेंजिंग्स होती हैं। देन है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल किसका, मायोकार्डियम सेल का। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल से। अब एक्शन पोटेंशियल आपको पता है सबसे पहले कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास दो इवेंट मेन होते हैं, जिसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। डीपोलराइजेशन हो जाएगी और क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन होगी, यानी कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी गेन हो जाएगी। सही है। अब ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं ये हमारे पास मेनली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, वोल्टेज गेट चैनल्स के ऊपर। सो हमारे पास क्या है यहाँ पर, सपोज़ करें कि ये एक नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन है हमारे पास, उसमें डिफरेंट चैनल्स प्रेजेंट है जो कि हमारे पास किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। अब ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, एक्शन पोटेंशियल का फिनोमिना परफॉर्म करते हैं। अब जो चैनल्स हैं हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। सपोज़ करें कि आपके पास ये चैनल्स हैं सोडियम वोल्टेज गेट, और ये आपके पास चैनल्स हैं कैल्शियम, और ये चैनल्स आपके पास आ जाएंगे पोटाशियम के चैनल्स। और इसके अलावा आपके पास ये कैल्शियम के एक और टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स और एयर टाइप कैल्शियम चैनल्स। अब क्योंकि ये वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं, सो हमारे पास क्या है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंस आएगा, तब ये चैनल्स आपके पास ओपन होंगे और क्या करवाएंगे, डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन। सो एक जो जनरल प्रोसेस होता है डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन का, उसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जब डीपोलराइजेशन होती है, जैसा कि अब आपको पता होगा, सोडियम आउटवर्ड ज़्यादा होते हैं और इनसाइड क्या होते हैं, लेस होते हैं। सो डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होगी, सोडियम चैनल जब ओपन हो जाएंगे और सोडियम इनसाइड आना शुरू हो जाएगा। सो हमारे पास मेम्ब्रेन का इनसाइड पहले नेगेटिव है, लेकिन सोडियम की आने की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, इस नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कॉज हो जाएगा, डीपोलराइजेशन कॉज हो जाएगी। सही। अब क्या है, डीपोलराइजेशन के बाद हमारे पास प्रोसेस है रीपोलराइजेशन का। तो रीपोलराइजेशन बेसिकली आपके पास किस वजह से होती है, ये जो नेगेटिविटी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लॉस हुई है, इसको दोबारा क्या करना है, सेल ने अटेन करना है। तो क्या होगा, पोटाशियम के वोल्टेज गेट चैनल्स ओपन हो जाएंगे और क्या होगा, पोटाशियम आउटवर्ड से इनवर्ड से आउटवर्ड मूव करेगा आपके पास, और इसकी मूवमेंट की वजह से अगेन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। सो हमारे पास ये रीपोलराइजेशन कहलाता है। ये है एक जनरल प्रोसेस, लेकिन हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल SA नोड का होता है, इसके अलावा मायोकार्डियम सेल्स का होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखते हैं। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास SA नोड जो है, ये हम SA नोड का अब एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। SA नोड खुद से कैसे इम्पल्स जनरेट कर देती है। सो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताती जाऊं कि हमारे पास ये जो SA नोड होती है, इसके पास स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता। सो इसके पास क्या है, क्या कहा जाता है कि इसके पास ट्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी नहीं होता, स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, जो कि हमारे पास मायोकार्डियम में बेसिकली कितना होता है, -90 मिलीवॉट होता है। सही है। अब जब ये इसके अंदर स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, तो इसकी जो हमारे पास पोटेंशियल आती है ऐसे नोड के सेल्स के अंदर, वो है -60 मिलीवॉट, जो कि 90 से बहुत ही कम है। सो ये जो -60 मिलीवॉट आती है, इस टाइम पे हमारे पास SA नोड जो होती है, इसके अंदर सोडियम के जो फास्ट चैनल जो होते हैं वोल्टेज गेट, वो क्या होते हैं आपके पास, इनएक्टिव होते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो आपके पास चैनल्स होंगे वो वर्किंग करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ट्रू नहीं होती, हमारे पास -90 नहीं होती, बल्कि क्या होती है, -60 होती है। अब ये जो -60 मिलीवॉट होती है, ये बहुत ही कम है। सो हमारे पास इसके स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड के थ्रू, और ये जो इम्पल्स जनरेट होती है, ये एक्शन पोटेंशियल को कॉज करवा देगी। सो अब आपके पास क्या है कि नॉर्मल रिदम नहीं है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है। तो इस टाइम पे आपके पास क्या होता है कि जब -60 मिलीवॉट पे इसका एक्शन वो
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, सो यहाँ से आपके पास क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट होती है। अब ये इम्पल्स जनरेट क्यों होती है, आपके पास बताया जाता है कि SA नोड के अंदर कुछ सोडियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सोडियम लीकी चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस टाइम पे क्या है, सोडियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट हैं आपके पास, और इनकी वजह से क्या होगा, सोडियम इनसाइड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और जो मेम्ब्रेन है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जाके -60 से क्या होगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो -60 से जब ये -50 की तरफ जाएगा, यहाँ पे आपके पास रीच करेगा, सो उस टाइम पे इस दौरान आपके पास क्या है, फ़नी चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, ये सोडियम लीकी चैनल्स के साथ साथ। सो वो क्या करते हैं, सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट कराते हैं। जब -50 के पास ये रीच करता है आपके पास, तो उस टाइम पे हमारे पास ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कौन से चैनल्स ओपन होते हैं, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिन्हें टी कैल्शियम चैनल्स भी कहा जाता है। सो ये चैनल्स क्या करवाते हैं, कैल्शियम की भी इनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे। जब इस तरह कैल्शियम की आपके पास क्या होगा, कैल्शियम की भी इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो जो नेगेटिविटी है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेगेटिविटी कहाँ तक जाएगी, आपके पास लॉस होते होते -40 तक आ जाएगी। और ये -40 क्या है, आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। जब ये थ्रेशोल्ड अटेन कर लेगा आपके पास मेम्ब्रेन, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा। SA नोड का जो डीपोलराइजेशन है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर पास सोडियम वोल्टेज चैनल जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, तो उनका तो कोई काम नहीं होता, लेकिन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल जो हैं वो ओपन होते हैं, जिनकी वजह से अब क्या होगा कि आपके पास अगेन सपोज कर लें कि ये लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स हैं, इनके थ्रू कैल्शियम इनसाइड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा, आपके पास डीपोलराइजेशन कॉज होगी, और डीपोलराइजेशन के कॉज होते ये क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरह का ग्राफ कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अब आपके पास डीपोलराइजेशन का फिनोमिना हो गया। इसके फ़ौरन बाद क्या होगा, पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, और ओपन होने के बाद क्या करेंगे, रीपोलराइजेशन कॉज करवाएंगे आपके पास। सो ये आपके पास क्या है, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है SA नोड का। इस फेज़ को कहा जाता है 4 फेज़, और ये डीपोलराइजेशन का जो फेज़ है आपके पास, ये कहलाता है 0 फेज़, और ये जो है आपके पास रीपोलराइजेशन, ये कहलाता है 3 फेज़। सो 4 फेज़ में आपके पास क्या आता है कि सोडियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से सोडियम इनसाइड मूव करेगा। इसके अलावा फ़नी चैनल्स ओपन होते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, सोडियम भी इनसाइड मूव करेगा, और आपके पास -50 तक जाएगा वोल्टेज। अब इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जो क्या करवाएंगे, और नेगेटिविटी को कम करवाएंगे। तो कितनी हो जाएगी, -40 मिलीवोल्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास यहाँ से -40 थ्रेशोल्ड पे आते ही क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन कॉज हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म हो जाएगा। अब डीपोलराइजेशन के बाद क्या है कि हमारे पास जो नेगेटिविटी लॉस हुई थी उसको दोबारा गेन करना है, तो रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, जो मेनली किसकी वजह से है, कैल्शियम चैनल्स की वजह से है। और ये डीपोलराइजेशन ये पोटाशियम चैनल्स की वजह से है, और ये क्या है, L टाइप कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। और यहाँ पे आपके पास फ़नी चैनल्स और ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो ऐसे नोड के अंदर हमारे पास इस तरह एक्शन पोटेंशियल का फिनोमिना परफॉर्म होता है। रीज़न ये है ऐसे नोड का इम्पल्स नेचुरली जनरेट करने का कि हमारे पास इसमें क्या है, सोडियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सोडियम लीकी चैनल्स की वजह से आपके पास खुद ब खुद इम्पल्स जनरेट होती है। ऐसे नोड को क्या कहते हैं, नेचुरल पीस मेकर भी कहा जाता है। ये एक्शन पोटेंशियल हमारे पास ऐसे नोड का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ECG और एक्शन पोटेंशियल मायोकार्डियम में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।